तीसरा उपाय है हिंग वष्टक चूर्ण, जो आयुर्वेद का एक शक्तिशाली क्लासिकल फॉर्मूला है। इसमें हींग, सौंठ, अजवाइन, पिपली और अन्य वातनाशक द्रव्यों का ऐसा संतुलन होता है जो बहुत जल्दी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। लेकिन इसकी शक्ति के कारण इसे लगातार महीनों तक लेने की सलाह नहीं दी जाती। जिन लोगों को अत्यधिक गैस, अफारा या बार बार पेट फूलने की समस्या रहती है, वे इसे 15 दिन तक रात के भोजन से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें और फिर 15 दिन का अंतर रखें। ये चूर्ण कमजोर अग्नि को सहारा देता है, लेकिन अग्नि को आलसी नहीं बनाता। यही इसकी विशेषता है। और अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनके पास कुछ भी तैयार करने का समय नहीं है, उनके लिए सबसे सरल उपाय है सूर्य भेदी प्राणायाम। ये श्वसन क्रिया शरीर के भीतर अग्नि तत्व को सक्रिय करती है। जब आप बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास लेते हैं और दाईं से ही श्वास छोड़ते हैं, तो शरीर में ऊष्मा का संचार बढ़ता है। भोजन से पहले इसे 21 बार करने से पाचन तंत्र जागृत हो जाता है और अग्नि भोजन के लिए तैयार हो जाती है। ये उपाय बिना किसी सामग्री के किया जा सकता है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अगर इन सभी उपायों को एक पंक्ति में समझा जाए तो हिंगवष्टक चूर्ण सबसे अधिक शक्तिशाली है, अदरक का उपाय सबसे सुरक्षित और दीर्घकालिक है और सूर्य भेदी प्राणायाम सबसे सरल और सहज है। इनका उद्देश्य एक ही है, भोजन को पेट में जाने से पहले पचाने की तैयारी करना। जब अग्नि जागृत होगी तो गैस बनने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसके अलावा जब खाना बिना चबाए निगल लिया जाता है तो पेट को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि दांत ही पहला पाचन यंत्र है। जो काम मुंह में होना चाहिए, अगर वो सीधे पेट पर डाल दिया जाए तो जठराग्नि पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। कमजोर अग्नि उस अधपचे भोजन को पूरी तरह पचा नहीं पाती और वही भोजन अंदर सड़ने लगता है। यही सड़न गैस, खट्टी डकार, सीने में जलन और पेट फूलने का मूल कारण बनती है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भोजन शांत मन से, एकाग्र होकर और अच्छी मुद्रा में किया जाए। सुखासन में बैठकर, रीढ़ सीधी रखकर भोजन को सम्मान देने की भावना के साथ खाना पाचन को अपने आप सहज बना देता है। अब समझते हैं खाने के दौरान और खाने के बाद होने वाली उन सूक्ष्म लेकिन गहरी गलतियों को, जो दिखने में छोटी लगती हैं पर धीरे धीरे पूरे पाचन तंत्र को कमजोर कर देती हैं। आयुर्वेद कहता है कि भोजन केवल पेट से नहीं, मन से भी पचता है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, प्लेट सामने रखकर मन कहीं और होता है, बातें करते हैं, मोबाइल या स्क्रीन देखते हैं, तब शरीर भोजन को भोजन की तरह ग्रहण ही नहीं कर पाता। ऐसे समय में हम केवल ग्रास नहीं लेते, बल्कि अनजाने में हवा भी निगलते जाते हैं। ये हवा सामान्य स्थिति में मजबूत जठराग्नि द्वारा आसानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब अग्नि पहले से ही कमजोर हो, तब वही हवा पेट में फंस जाती है और धीरे धीरे ब्लोटिंग, भारीपन और गैस का रूप ले लेती है। इसके अलावा जब खाना बिना चबाए निगल लिया जाता है तो पेट को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि दांत ही पहला पाचन यंत्र है। जो काम मुंह में होना चाहिए, अगर वो सीधे पेट पर डाल दिया जाए तो जठराग्नि पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। कमजोर अग्नि उस अधपची भोजन को पूरी तरह पचा नहीं पाती और वही भोजन अंदर सड़ने लगता है। यही सड़न गैस, खट्टी डकार, सीने में जलन और पेट फूलने का मूल कारण बनती है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भोजन शांत मन से, एकाग्र होकर और अच्छी मुद्रा में किया जाए। सुखासन में बैठकर, रीढ़ सीधी रखकर भोजन को सम्मान देने की भावना के साथ खाना पाचन को अपने आप सहज बना देता है। खाने के बाद की आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत से लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं या कुर्सी पर ढह से जाते हैं। इससे पाचन अग्नि दब जाती है और गैस बनने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। आयुर्वेद सरल उपाय देता है। भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन और गुड़। ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि अग्नि को संतुलित रखने की वैज्ञानिक आयुर्वेदिक विधि है। सौंफ पेट को ठंडक देती है, अजवाइन गैस को तोड़ती है और गुड़ पाचन अग्नि को स्थिर रखता है, जिससे भोजन सड़ने के बजाय धीरे धीरे पचता है। रात के भोजन के बाद वज्रासन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये एकमात्र आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। केवल 5 मिनट वज्रासन में बैठना, या यदि ये संभव ना हो तो 10 मिनट की धीमी और शांत चाल से टहलना पेट को संदेश देता है कि अब पाचन का समय है।
इससे आंतों की गति स्वाभाविक रहती है और गैस जमा नहीं होती। इसी क्रम में मसाला छाछ का उल्लेख भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। काला नमक, भुना जीरा और काली मिर्च से बनी हल्की छाछ आंतों को कठोर नहीं बल्कि मुलायम रखती है। ये पाचन रसों को सक्रिय करती है और गैस बनने की प्रवृत्ति को धीरे धीरे समाप्त करती है। इस प्रकार आयुर्वेद हमें सिखाता है कि समस्या केवल भोजन में नहीं होती, बल्कि भोजन करने के तरीके और उसके बाद के आचरण में होती है। जब ये छोटी छोटी गलतियां सुधर जाती हैं तो बिना किसी दवा के भी पाचन अपने आप संतुलन में आने लगता है और गैस जैसी समस्या जड़ से कमजोर होने लगती है। अब उस स्थिति को समझते हैं जब सावधानी रखने के बावजूद पेट अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, भारीपन इतना बढ़ जाता है कि बैठना उठना भी असहज लगने लगता है और मन बेचैन हो जाता है। आयुर्वेद ये मानता है कि ऐसी अवस्था में शरीर को तुरंत सहारा देना चाहिए, न कि घबराकर तेज दवाइयों की ओर भागना। गैस उस समय केवल एक शारीरिक समस्या नहीं होती, वो भीतर फंसी हुई वायु का असंतुलन होती है, जिसे सही दिशा और हल्का उष्ण सहारा मिलते ही बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। गुनगुना पानी इस प्रक्रिया की पहली कुंजी है, क्योंकि हल्की गर्मी वायु को नरम करती है और जठराग्नि को अचानक उत्तेजित किए बिना सक्रिय करती है। उसमें काला नमक डालने से अपान वायु को नीचे की ओर गति मिलती है, जिससे फंसी हुई गैस अपना रास्ता खोजने लगती है। बेकिंग सोडा की बहुत ही हल्की मात्रा अम्लीय असंतुलन को तुरंत शांत करती है, जिससे पेट में बना दबाव कम होने लगता है। हींग का कार्य और भी गहरा है, क्योंकि आयुर्वेद में हींग को वातनाशक कहा गया है। ये आंतों में जमी हुई वायु को तोड़कर उसे बाहर निकलने योग्य बनाती है। नींबू कुछ लोग केवल स्वाद के लिए समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो जठराग्नि को संकेत देता है कि अब पाचन प्रक्रिया को संतुलन में लाना है, जिससे गैस बनने की श्रृंखला वहीं रुकने लगती है। इस मिश्रण को पीते ही अक्सर महसूस होता है कि पेट का कसाव ढीला पड़ रहा है और भीतर जमी हवा धीरे धीरे मुक्त हो रही है। जब समस्या थोड़ी अधिक तीव्र हो, तब आयुर्वेदिक अमृतधारा जैसी पारंपरिक औषधियां अत्यंत प्रभावी मानी गई हैं। केवल 3 से 4 बूंदें गर्म पानी में मिलाकर लेने से ही वात का तीखा प्रकोप शांत होने लगता है। इसका कारण ये है कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल गैस को बाहर निकालते हैं, बल्कि उस मूल असंतुलन को भी अस्थायी रूप से संभाल लेते हैं, जिससे राहत तेज और सहज मिलती है। इसके साथ ही शरीर की गति को भी सहारा देना आवश्यक है। पवन मुक्तासन केवल एक योगासन नहीं, बल्कि अपने नाम में ही अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है। पवन अर्थात वायु और मुक्त अर्थात छोड़ना। इस आसन में घुटनों को पेट की ओर लाने से आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे भीतर फंसी गैस को बाहर निकलने का प्राकृतिक मार्ग मिल जाता है। ये कोई जोर लगाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर को सही दिशा देने की विधि है। कुछ ही श्वासों में पेट का भारीपन कम होने लगता है और मन भी हल्का महसूस करने लगता है। आयुर्वेद का सौंदर्य इसी में है कि वो त्वरित राहत भी देता है और साथ साथ ये भी सिखाता है कि शरीर को समझकर सही साधनों से बिना भय के संतुलन में कैसे लाया जाए। जब ये उपाय सही समझ के साथ किए जाते हैं तो गैस जैसी समस्या कुछ ही समय में नियंत्रण में आने लगती है। अब ये समझना जरूरी है कि हर गैस केवल पाचन की कमजोरी से नहीं बनती, बल्कि बहुत बार भोजन का चयन ही उसका असली कारण होता है। आयुर्वेद भोजन को केवल उसके पोषण मूल्य से नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति, उसके समय और उसे पचाने वाली अग्नि की स्थिति से जोड़कर देखता है। दालें जैसे राजमा, उड़द, चना, अरहर और लोबिया अपने आप में अत्यंत पौष्टिक हैं, प्रोटीन और शक्ति का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन इनकी प्रकृति भारी और वातवर्धक होती है। जब इन्हें बिना ठीक से भिगोए, बिना सही मसालों के या रात के समय खाया जाता है और ऊपर से जठराग्नि पहले से ही कमजोर हो, तो ये दालें शरीर को पोषण देने की बजाय आंतों में बोझ बन जाती हैं। पचने की जगह ये देर तक पड़ी रहती हैं, सड़न पैदा करती हैं और वही सड़न गैस, ब्लोटिंग और पेट के भारीपन का रूप ले लेती है। इसलिए समस्या दाल में नहीं, बल्कि उसके समय और तरीके में होती है। इसके ठीक विपरीत हरी और पीली मूंग को आयुर्वेद में सबसे हल्की और सुपाच्य दाल माना गया है। इसकी प्रकृति त्रिदोष संतुलित मानी जाती है, खासकर तब जब पेट संवेदनशील हो या गैस की शिकायत बार बार होती हो।
मूंग दाल कम अग्नि में भी अपेक्षाकृत आसानी से पच जाती है, इसलिए इसे बीमार अवस्था, उपवास के बाद या कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए सुरक्षित माना गया है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक आहार में मूंग का विशेष स्थान है। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जो दिखने में हल्के लगते हैं लेकिन वास्तव में अग्नि को बुझा देते हैं। फ्रिज में रखी बासी चीजें, चाहे वे सब्जी हो या पका हुआ खाना, अपनी ताजगी खो चुकी होती हैं। उनमें प्राण तत्व कम हो जाता है, जिससे जठराग्नि उन्हें पहचान ही नहीं पाती कि क्या पचाना है। कच्चा सलाद और ठंडी ड्रिंक्स भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठंडा पदार्थ अग्नि पर पानी डालने जैसा काम करता है, जिससे पाचन की लौ मंद पड़ जाती है और गैस बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके विपरीत कुछ खाद्य तत्व ऐसे हैं जिन्हें आयुर्वेद अग्नि का मित्र कहता है। अदरक, अजवायन, जीरा, हींग, हरी मिर्च और काली मिर्च केवल स्वाद बढ़ाने वाले मसाले नहीं हैं, बल्कि ये जठराग्नि को जगाने और संतुलित रखने वाले प्राकृतिक साधन हैं। ये आंतों में जमी हुई वायु को गतिशील करते हैं, पाचन रसों को सक्रिय करते हैं और भोजन को सड़ने नहीं देते। यही कारण है कि भारतीय पारंपरिक भोजन में इन मसालों का प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। घी का स्थान इसमें सबसे विशेष है। बहुत लोग घी से डरते हैं, लेकिन सही मात्रा में लिया गया घी अग्नि को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे स्थिर और तेज बनाता है। 1 चम्मच घी भोजन के साथ या भोजन में मिला कर लेना आग में घी डालने जैसा कार्य करता है, जिससे पाचन की लौ शांत रहते हुए भी प्रभावी बनी रहती है। इस संतुलन को समझ लेने से भोजन गैस का कारण नहीं बनता, बल्कि शरीर के लिए ऊर्जा और स्थिरता का स्रोत बन जाता है। अब समय है समस्या की जड़ को समझने और उसी पर काम करने का। गैस, ब्लोटिंग या अपच कोई बीमारी नहीं है। ये केवल संकेत हैं कि भीतर की जठराग्नि अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पा रही है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि जब तक अग्नि संतुलित नहीं होती, तब तक कोई भी उपाय स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए असली समाधान बाहर से कुछ लेने में नहीं, बल्कि भीतर की अग्नि को फिर से जागृत करने में है। प्राणायाम इस दिशा में सबसे सीधा और शक्तिशाली मार्ग है, क्योंकि ये शरीर के उस तंत्र को सक्रिय करता है जो पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन तीनों को नियंत्रित करता है। कपालभाति इस प्रक्रिया का पहला स्तंभ है। तेज और नियंत्रित श्वास प्रश्वास के लगभग 300 स्ट्रोक्स पेट और आंतों के सुस्त पड़े तंत्र को झकझोर देते हैं। इससे नाभि क्षेत्र में गर्मी उत्पन्न होती है, रक्त संचार बढ़ता है और जठराग्नि को ऊर्जा मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम अग्नि को ऑक्सीजन देता है। 21 बार की गई भस्त्रिका पूरे श्वसन तंत्र को खोल देती है, जिससे पाचन अग्नि को पर्याप्त प्राणवायु मिलती है और उसका बल बढ़ता है। अग्निसार क्रिया इस पूरी प्रक्रिया को स्थिर करती है। 10 बार की गई अग्निसार पेट की मांसपेशियों को सक्रिय कर आंतों में जमी हुई सुस्ती को हटाती है और अग्नि को केंद्र में स्थिर कर देती है। जब ये तीनों अभ्यास नियमित रूप से साथ किए जाते हैं, तो जठराग्नि केवल तेज नहीं होती, बल्कि संतुलित भी होती है। यही संतुलन गैस की जड़ को समाप्त करता है। याद रखिए, गैस कोई दुश्मन नहीं है। ये शरीर का संदेश है कि अग्नि कमजोर पड़ रही है। जैसे ही अग्नि स्वस्थ होती है, गैस अपने आप समाप्त हो जाती है, बिना किसी दवा, बिना किसी डर के। यही आयुर्वेद का स्थायी समाधान है। तो दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोकर समझने का समय है। आज आपने देखा कि पेट की समस्या कोई अचानक आई हुई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे नियमों का नतीजा है। ये लड़ाई दवाइयों से नहीं जीती जाती, बल्कि समझ से जीती जाती है। सही समय पर भोजन करना, भूख को पहचानना, भोजन को सम्मान देना और जठराग्नि को बोझ नहीं बल्कि सहयोग देना, यही असली चिकित्सा है। आयुर्वेद हमें ये नहीं सिखाता कि हर तकलीफ का जवाब गोली में ढूंढो, बल्कि ये सिखाता है कि शरीर की बुद्धि को वापस जगाओ। आचार्य वाग्भट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब अग्नि संतुलित होती है, तब शरीर को बाहर से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर स्वयं अपना मार्गदर्शन करने लगता है। पाचन ठीक होता है तो रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है तो मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होता है तो नींद अपने आप गहरी होने लगती है। पेट की हल्की सी गड़बड़ी जो आपको दिन भर चिड़चिड़ा रखती थी, वही शांत अग्नि के साथ समाप्त हो जाती है और जीवन का बोझ अपने आप हल्का महसूस होने लगता है। बस इस एक सत्य को अपने भीतर बैठा लीजिए कि पेट शरीर का केंद्र है। यहां व्यवस्था होगी तो हर जगह व्यवस्था होगी। आप बाहर कुछ भी जीत लें, लेकिन अगर पेट असंतुलित है तो सुख अधूरा रहेगा
और जब पेट ठीक हो जाता है तब बिना कोशिश के जीवन सही दिशा में चलने लगता है। यही आयुर्वेद का वादा है और यही आज का निष्कर्ष है कि पेट ठीक होगा तो जिंदगी अपने आप ठीक होने लगेगी।